हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत पसंद किया है। हाँ, आपके इस लाइक से, आपके इस सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, बहुत पुनर्बलन मिला है, क्योंकि जो मेरी हेजिटेशन थी पहले की अपेक्षा वो अब धीरे धीरे और सुधर जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रेम है वो वास्तव में मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपका प्रेम मिल रहा है। और जितना ज़्यादा आपका ये प्रेम मिल रहा है, मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करूँगा। साथियों, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप टॉपिक पढ़ाना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जो है वो सिलेबस की चर्चा कर लीजिए। हालांकि हम कोर्स कर चुके हैं, लेकिन सिलेबस को कैसे तैयार करें, सिलेबस को कैसे पढ़ें, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। वास्तव में ये बात सही भी है कि यदि हम टॉपिक को स्टार्ट करें या टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें तो उससे पहले हमें अपने सब्जेक्ट के सिलेबस से संबंधित बातें कर लेनी चाहिए। हालांकि कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार कोर्स कर लिया होगा। कुछ ये कहेंगे कि सर हमारे पास सिलेबस पड़ा है यार, सिलेबस क्या समझा रहे हो, सिलेबस तो हमारे किताब में पहले से लिखा हुआ पड़ा है। अच्छी बात है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या आपको ये सिलेबस पूरा पता है कि किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से नहीं है? पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी पता लगाना चाहिए कि इस टॉपिक को डाला गया है तो इसमें से कहाँ से किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस जो प्रिंटेड है और फिर एक अपना खुद का हाथ का जो सिलेबस बनाया हुआ होता है उसमें भी अंतर होता है साथियों। जैसे मैंने आपको पहले की कक्षा में कहा था कि किताबें किताबें होती हैं, नोट्स नोट्स होते हैं। किताबों का मज़ा अलग है, नोट्स का मज़ा अलग है। सिलेक्शन किताबों से होता है, लेकिन किताबों से ही नहीं, किताबों के द्वारा बनाए गए नोट्स से होता है, क्योंकि नोट्स हमारी भाषा में हमारे माइंड के अकॉर्डिंग लिखे होते हैं। इसी प्रकार से हमें जो है सिलेबस भी अपने अकॉर्डिंग बना लेना चाहिए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि सिलेबस की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है, तो हम उसको पहले इजीली कर लें। जैसे कि आपके सामने ये सिलेबस है, तो इस सिलेबस को भी जो है हम अपनी भाषा में अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, काफ़ी बच्चे करते भी हैं ऐसा, और मैं समझता हूँ ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही आपका सबसे पहला हथियार है, क्योंकि यहीं से आपके युद्ध की शुरुआत होती है। पीडी पाठक की किताब में डॉक्टर चंद्रमौली भाटिया की एक परिभाषा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो यह कहते हैं कि किसी भी युद्ध को अगर जीतना है तो मानसिक रूप से पहले तैयार हो जाओ। सिलेबस हमें वह तैयार करवाता है, यानी कि जो तत्परता होती है वो आधा युद्ध जीत लेने के बराबर होती है। इसलिए हमें मेंटली जो है हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। हमारी सीट, हमारा बिस्तर या हमारे जो टेबल कुर्सी है उसको देखते ही हमारे अंदर ऐसी एनर्जी आ जानी चाहिए। मैं कई बार फीलिंग करता हूँ कि मेरा खुद का जो स्टडी रूम है, अब कईयों के स्टडी रूम नहीं होते हैं, तो जो झोपड़ी है, जो नीमड़े के नीचे बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, बैठते ही वो अपनी धूनी की तरह, तपोभूमि की तरह उसमें एनर्जी लेवल आ जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लगातार हमारी सिटिंग वर्क जिस स्थान पर होती है, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से निकलने वाली जो किरणें होती है वो हमें एक ऐसा पावर दे देती है जिससे हम फिर उस स्थान से उठना ही नहीं चाहते हैं। लाइब्रेरीज़ के वातावरण भी मैं देखता हूँ काफ़ी शांत होते हैं, और जो पुस्तक प्रेमी होते हैं, जो पढ़ने के प्रेमी होते हैं, वो उस वातावरण में घुसते हैं तो उनकी खुद की इच्छा हो जाती है कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ। साथियों, मैं इस बार ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि पिछली बार भी वीडियो लंबे बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके हो इसके बारे में, अब ज़्यादा मुझे आपसे बातचीतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये औपचारिक कार्यक्रम है कि किसी भी कार्यक्रम को सीधा शुरू थोड़ी कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पिछली बार मैंने पुस्तकों की चर्चा की थी, और इस बार जो है मैं आपके सामने सिलेबस की चर्चा करने आया हूं। मैं सिलेबस को उसी प्रकार से महत्वपूर्ण मानता हूं जिस प्रकार से पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए साथियों याद रखिएगा, आप युद्ध में जाते हैं तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि युद्ध हो कहाँ रहा है। आपको ये तो पता होना चाहिए यार कि युद्ध में लड़ते समय मेरी रणनीति क्या है। तो सबसे पहले जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक रणनीति कैसे बनाई जाएगी? क्या उठते ही सीधा ऐसे ही, क्या सेनापति या राजा जो है सीधा उठते ही जो है युद्ध लड़ने जाते थे? नहीं, पहले पूरी रणनीति होती है ना कि युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा, कब लड़ा जाएगा, किस परिस्थिति में लड़ा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको भी जो है इस युद्ध से संबंधित अस्त्र शस्त्र को पूर्ण रूप से तैयार कर लेना चाहिए। आइए साथियों बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ से।
मैं चाहता हूं कि आप अपने रूम, अगर स्टडी रूम है तो उसके अंदर इस सिलेबस को पॉइंट वाइज करके लिखिए और उसके बाद में रोज़ का टारगेट रखिए कि आज मैं इस टॉपिक को करूंगा, आज मैं इस टॉपिक को करूंगा, आज मैं इस टॉपिक की जो है वो टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस करूंगा। इस प्रकार से जो है इसका सिलेबस को पॉइंट ऑफ करना चाहिए। साथियों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है, इसको 2 बार छप गया है ये, बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है, यह जो अपना टॉपिक है इसको 5 यूनिट्स में बांटा गया है। कितनी यूनिट में बांटा गया है? 5। साइकोलॉजी में 30 सवाल आने, अभी तक सिलेबस चेंज जैसी कोई घोषणा अपनी साइकोलॉजी में हुई नहीं है। साइकोलॉजी में अगर यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पॉलिसी वगैरह जोड़ी जा सकती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ जोड़ा हो। कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि सर जो सिलेबस में नहीं है क्या वे चीज़ें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? तो मैं एक चीज़ आपको कहता हूं कि जो सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने 11वीं 12वीं की किताबों के बारे में बताया, 11वीं 12वीं के जो मेरे टेलीग्राम अकाउंट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो उसके अंदर मैंने हर पाठ में से वो सवाल निकाले जो सिलेबस में लेना देना, हालांकि वो पाठ कोर्स में नहीं है। जैसे चिकित्सात्मक उपागम पाठ है, पाठ कोर्स में नहीं है, लेकिन उस पाठ के अंदर से कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से जुड़े हैं। तो ये एक ऐसा विषय है साथियों। पीडी पाठक की एक और परिभाषा मुझे याद आती है, आर्चर की एक पुस्तक है। आर्चर ने खुद ने जो है अपनी परिभाषा में कहा है कि जैसे ही मनोविज्ञान विषय की पुस्तक खोलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार इसकी विषय वस्तु क्या है। क्यों? क्योंकि हर पाठ के अंदर छात्र आता है, हर पाठ के अंदर पाठ्यक्रम आता है, हर मतलब कहने का मतलब ये है कि शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं, अधिगम शब्द कोई पकड़ लो, अधिगम शब्द केवल अधिगम के अंदर ही थोड़ी आएगा, बल्कि मनोविज्ञान के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं अधिगम शब्द जो आ ही जाएगा। तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग नेचर, यानी कहने का मतलब है पाठ हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी पाठ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे कोर्स में हैं, यानी कहीं से भी कुछ भी लाइन उठ करके आ सकती है। तो क्या सर अब हम हर पाठ को पढ़ें? अगर आपसे अगर अब 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड के सारे चैप्टर नहीं पढ़े जाते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको मैं ये गारंटी कहता हूँ कि आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास समय नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप चैनल पे जुड़ने वाले जो प्रश्न हैं, मैं समझता हूँ रिक्विज कीजिए। एक बार क्विज दिया आपने, एक बार क्विज में 10 सवाल सॉल्व किए, आपको लगा कि 10 में से 5 तो मेरे पढ़े हुए हैं लेकिन 5 पढ़े हुए नहीं है, कोई बात नहीं, आपने 10 के 10 सवाल वापस एक पेपर पे लिखे, अपनी एक फाइल बनाई और उसके बाद में आपने रिक्विज दी दूसरे दिन या उसी दिन दे दी और उसके बाद में आपने उन 5 गलत सवालों में से कितने सवाल सही कर लिए। और ऐसा नहीं है कि उस समय तो याद रहेंगे, 1 महीने बाद वापस क्विज दीजिए उसको, परीक्षा से समय एक समय वापस क्विज दीजिए साथियों, ताकि उससे क्या होगा कि आपने जो ये, जैसे मैंने 11th की सवाल है, 11th में से 250 सवाल बना दिए तो 250 सवाल भी स्टैंडर्ड बनाए, एक सवाल में वापस 2-2 3-3 सवाल है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पत्र को हम तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस स्कैटरिंग सब्जेक्ट को आसानी से पकड़ पाएंगे। अब अभिवृत्ति के वीडियो कई जगह मैं देखता हूँ कि वो कोर्स में बना रहे हैं, अभिरुचि के बना रहे हैं, अभिक्षमता के बना रहे हैं, तो ये डायरेक्टली कोर्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आरपीएससी हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, एक आधा प्रश्न ऐसा बना देती है जो सिलेबस की परिधि से थोड़ा सा क्या होता है, बाहर होता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजीज वगैरह बढ़ गए हैं तो मेरे हिसाब से अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि आएंगे तो डिलीट तो होंगे। जैसे पिछली बार भी रीट में काफ़ी सवालों को डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो परिधि से क्या थे, बाहर के लेवल के थे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी हमें केवल उन प्रश्नों को तो पढ़ना ही है जो हमारे सिलेबस से डायरेक्ट कनेक्ट में होते हैं। तो अभिरुचि, अभिवृत्ति और इनको केवल उस संदर्भ में पढ़ना है जिस संदर्भ में हमारे सिलेबस से ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। 5 यूनिट साथियों हमारे सिलेबस में है। सबसे पहली यूनिट कौन सी है? बाल विकास, दूसरी है अधिगम, तीसरी है व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व एवं बुद्धि, चौथी जो है वो समायोजन और विशिष्ट प्रकार के बालक, और 5वीं जो है वो शिक्षा शास्त्र की यूनिट है। साथियों ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपके सामने, मैं ये बता देता हूँ कि इसके बारे में आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो ये जो यूनिट है साथियों बाल विकास और ये जो यूनिट है अधिगम, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी यूनिट्स यही है। यानी कि अगर आप एक साइकोलॉजी का मंच मैटर तैयार करेंगे तो उसका 50% पार्ट तो ये दोनों यूनिट्स ही ले लेती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिलेबस को जब हम पढ़ें तो सबसे पहले तो आप इस प्रकार से नहीं करें। आप एक पेपर लीजिए, जैसे ये पेपर है, अब एक पेपर लिया, उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, वृद्धि विकास की, तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट डाल देना ऐसे, और उसमें ये लिख लो वृद्धि और विकास की संकल्पना।
ठीक है। मैं भी जब नोट्स वगैरह या कुछ भी तैयार करता हूँ तो इसी प्रकार से सबसे पहले संकल्पना पढ़ाता हूँ। अब संकल्पना के अंदर भी वापस क्या होते हैं, जैसे कि अर्थ होता है, जैसे कि प्रकृति होती है, जैसे कि आयाम होते हैं या प्रकार होते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं जो हमने किसके अंदर पढ़ी हैं, संकल्पना के अंदर पढ़ी हैं। जैसे कि अर्थ प्रकृति के अलावा विकास की विभिन्न गतियों के बारे में है, विवृद्धि चक्र के बारे में अवधारणाएं हैं, ये सारी चीज़ें संकल्पना के अंदर आती है। तो आपने पहला पॉइंट क्या डाल दिया, संकल्पना। उसके बाद आयाम, अब 7 आयाम हैं, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, नैतिक आयाम। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी आयाम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, मतलब आयाम का वर्गीकरण लिखा हुआ है क्या, नहीं। लेकिन आपको पहले पुस्तक का सहारा लेकर के उसको ऐसे 7 भागों में आयाम को क्या कर देना है, बांट देना है। तो ये हो गए 7 आयाम। उसके बाद में साथियों तीसरा पॉइंट क्या आया, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। तो साथियों कहने का मतलब है, अब यहाँ पर जो है जैसे मैंने आपके सामने चर्चा की संकल्पना की और आयाम की, ऐसे ही तीसरी चर्चा किसकी हो जाएगी, तीसरा पॉइंट हो जाएगा सिद्धांत, ठीक है। और ऐसे ही चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और 5वां पॉइंट हो जाएगा वंशानुक्रम, और 6ठा पॉइंट क्या हो जाएगा, वातावरण। अब साथियों कितने पॉइंट बनाए मैंने पहली यूनिट में, 6 पॉइंट बनाए। देखो पहला पॉइंट बनाया संकल्पना, दूसरा आयाम बनाया, तीसरा सिद्धांत बनाया, और चौथा पॉइंट कारक बनाया, 5वां वंशानुक्रम और 6ठा वातावरण। बताओ रीट के साइकोलॉजी में सवाल कितने आने हैं, 30। यूनिट कितनी है, 5। अब बताओ अगर 5 यूनिट है, 30 सवाल है, तो एक यूनिट को आप कितने नंबर दोगे, कितने सवाल दोगे, 6। ये 6 सवाल इस प्रकार से आप मान लो, आए नहीं आए प्रश्न पत्र बनाने वाले की मर्जी, लेकिन जो तैयारी कर रहा है वो इस हिसाब से तैयारी करे कि यार ये जो 6 सवाल है वो इस प्रकार से 6 टॉपिक में से आएंगे। अब आपको एक अच्छी पुस्तक, एक अच्छे नोट्स बना करके उस हिसाब से जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से आप जो सिलेबस बनाते हैं ना, वो इस प्रकार से बनाओ। एक पेपर बना दिया, अब एक पेपर पे 6 पॉइंट लिख करके दीवार पे चिपका दो, कोई नहीं, अगली दीवार पे, अगली जो दिवाली होगी जब सिलेक्शन होगा तब कलर करवा देंगे, तनख्वाह आएगी तब, ठीक है। तो अभी जो है केवल जो है आपने ऐसे लगा दिया। इसी प्रकार से हमें दूसरी यूनिट के बारे में करना है। दूसरी यूनिट में ऐसी अधिगम का सबसे पहले अर्थ लिख लिया, पहला पॉइंट, जिसके साथ क्या आ गया, संकल्पना आ गई। उसके बाद दूसरा अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या आ गए, कारक आ गए। उसके बाद ऐसे ही तीसरा पॉइंट, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं जो लिख रहा हूँ उस संदर्भ में लिख लीजिए। जैसे कि अधिगम का अर्थ लिख दिया, अर्थ के साथ में क्या लिख दिया, संकल्पना लिख दी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक लिख लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अब अधिगम के सिद्धांत हो गए। अब अधिगम के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, तो वापिस जैसे अपन ने आयाम में 7 लिखे थे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इसी प्रकार से सिद्धांत में लिख लेंगे। सिद्धांत में क्या लिखेंगे, जैसे कि व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद, निर्मितवाद, ये जितने भी अप्रोचेज है बंडूरा का, जो सामाजिक अधिगम कॉन्सेप्ट है, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सिद्धांत में बांट दीजिए। सिद्धांत में बांटने के बाद में एक टॉपिक जो आता है वो सिद्धांत से आ गया, उसके बाद चिंतन टॉपिक आ गया। तो चौथा पॉइंट आपने क्या डाल दिया, चिंतन डाल दिया। चिंतन के बाद में एक और टॉपिक है इसमें जो आपके यहाँ सिलेबस में डिटेल में नहीं भी लिखा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आ गया संप्रत्यय और समस्या समाधान अधिगम, और एक आ गया अभिप्रेरणा। अब जो चिंतन है इसके साथ एक टॉपिक और डाल दीजिए, 2 टॉपिक, एक कोब का अनुभवात्मक अधिगम, ठीक है, चिंतन के साथ डाल सकते हैं, ठीक है। और एक जो है और आता है वो है संप्रत्यय मानचित्रण, ठीक है। ये देखो, अब साथियों ऐसा सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इस सिलेबस को कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में। हर यूनिट में से कितने सवाल आने हैं, 6 सवाल आने हैं। पहली यूनिट को 6 भागों में बांटा, इसी प्रकार से दूसरी यूनिट को भी कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में। एक पेपर पे 6 भाग लिख दिए, लगा दिया भीत पे, ठीक है। अब उसको देखना नहीं है, टारगेट सबसे पहला बार लक्ष्य, और एक बार में कोर्स नहीं करना, 4 बार कोर्स करना है, कम से कम 4 बार, ठीक है। पहली बार में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगेगा 100%, दूसरी बार में टाइम कम लगेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तीसरी बार में उससे कम टाइम लगेगा, चौथी बार में उससे कम, और 4 बार या 3 बार कोर्स हो जाए। एक शॉर्ट पैकेट बना लो ऐसा
गुटके आते हैं ना, उसी टाइप के गुटके, ठीक है। और उन गुटकों को आप ऐसी जगह रखो कि आप कभी भी जो है परीक्षा से पहले उसे देख सकते हैं। उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपको कंफ्यूज करती है, याद नहीं होती है, वैसी चीज़ें। ऐसे नहीं कि टीप दिया पूरा का पूरा तो वो गुटका कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा साथियों, इस प्रकार से आपने दूसरी यूनिट का सारा मैटर तैयार कर लिया, ठीक है। अब साथियों आती है तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में 3 टॉपिक है। एक है व्यक्तिगत भिन्नता, क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। दूसरा टॉपिक है व्यक्तित्व और तीसरा टॉपिक है बुद्धि। बताओ तीसरी यूनिट में कितने टॉपिक है? 3। कितने हैं? 3। और कितने सवाल आने हैं? 6। आवे चाहे नहीं आवे, मानना है आवेला कितना? 6, ठीक है। अब इधर देखिएगा 6 सवाल है, टॉपिक कितने हैं? 3 हैं। एक टॉपिक आ गया व्यक्तित्व, एक आ गया व्यक्तिगत भिन्नता। ये रणनीति बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है। अगर हम अपना अध्ययन इस प्रकार से एक तरह से करते, ये मैं क्या कर रहा हूं पता है, जैसे सेनापति क्या करता है, सेनापति और जो युद्ध में जो मंत्री वगैरह होते हैं वो ये सभी तो करते हैं कि ए तो उधर से घेरा बना, तो उधर से घेरा बना, जैसे ही आवे घेर लो, अब पकड़े युद्ध में विरोधियों को मारो पकड़ के, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो चीजें बना रहा हूं ना, ये घेरा बना रहा हूं, ये घेरा जब बनेगा तभी तो आएगी बूस्टिंग कि हाँ अब अपनी रणनीति क्या होगी, तगड़ी होगी। तो ये चीजें हैं। तो पहले तो अपन डिसाइड करें यार कि पढ़ना कैसे है। सीधा इसको मत देखो यार ये क्या लिखा है, अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो समझ में आनी चाहिए बात क्या है। अब व्यक्तित्व के अंदर वापिस 2 सवाल आने हैं। एक में लिख लो ऐसे अर्थ, संकल्पना, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक वगैरह ये सब इसमें आ जाएंगे। और एक में आ जाएंगे सिद्धांत, क्या आ जाएगा, सिद्धांत। और एक में आ जाएगा परीक्षण, व्यक्तित्व को मापने के परीक्षण, मूल्यांकन। 3 सवाल व्यक्तित्व की दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, इसलिए इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। इसको बांटने की जरूरत ही नहीं है, ये एक भाग में ही बटेगा पूरा का, क्योंकि छोटा टॉपिक है, अर्थ और कारक वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 3 सवाल इसके हो गए, 1 सवाल इसका हो गया, 4 हो गए। उसके बाद 2 सवाल इसमें से हो गए। 2 कैसे हो गए? एक हो गया अर्थ, एक क्या हो गया, अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत सब आगे साथ में, और एक हो गया परीक्षण, बुद्धि के मापन के परीक्षण। तो बताओ कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में, ठीक है। ये भी 6 भागों में बांट दिया। मान लो कि एक सवाल पक्का इसमें से आना, एक सवाल इसमें से आना, एक सवाल 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। इस प्रकार तीसरी यूनिट को भी कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। सवाल कितने आने हैं? ये मान के चलो कि 6 सवाल आने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है चौथी यूनिट जो है उसका नाम है समायोजन और विशिष्ट प्रकार के बालक, ठीक है। तो जो समायोजन और विशिष्ट प्रकार के बालक है आप उसको भी ऐसे ही बांट सकते हैं। चौथी यूनिट में एक साइड लिखा समायोजन और एक साइड क्या लिखा? विशिष्ट बालक, ठीक है। सवाल कितने आने हैं? 6। तो समायोजन को 2 भागों में बांट दो। एक में तो समायोजन का अर्थ, ठीक है, संकल्पना और रक्षात्मक युक्तियां, और एक में मान लो कुसमायोजन में जैसे तनाव क्या होता है, दबाव क्या होता है, चिंता क्या होती है, मानसिक अस्वस्थता क्या होती है, ये सभी बातें। तो एक तो रक्षात्मक युक्तियों का प्रश्न हो गया और एक दबाव तनाव चिंता का प्रश्न हो गया। कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न हो गए। ऐसे विशिष्ट बालकों की जो श्रेणियां दी गई है अब उसको आप कितने भागों में बांटोगे? 4 भागों में बांटोगे। एक साइड लिख लो प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक, ऐसे ही एक साइड लिख लो पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक। एक सवाल इसमें से आ गया, एक सवाल इसमें से आ गया, ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसे इसमें से मान लो एक सामाजिक रूप से वंचित बालक और एक हो गया विशेष बालक। देखो ये सभी बातें मुझे इस कंठस्थ याद है, सिलेबस जो है पूरा याद है। तो ऐसे ही आपको भी सिलेबस के सारे पॉइंट्स याद करने, ऐसे रटना थोड़ी है सिलेबस को। सिलेबस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं वो सारी बातें याद रखनी है। और उसके बाद में जो 5वीं यूनिट है साथियों, 5वीं यूनिट में भी इसी प्रकार से आपको 6 पॉइंट याद रख लेना है। मैं 6 में क्यों बांट रहा हूँ? क्योंकि इससे हमारा टारगेट रहे कि मैंने टोटल सिलेबस को 30 पॉइंट में बांट दिया। सवाल भी कितने आने हैं? 30 आने हैं। 30 सवाल 30 पॉइंट, टारगेट 30 में से 30 प्राप्त करने का टारगेट रखूंगा, ठीक है, और ला के रहूंगा। ये जोश परीक्षा तक
ख़त्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं जो को हैंग हो गया आंवला, एक ही राखे को नहीं आंवला, ठीक है। अब 5 यूनिट में भी ऐसे ही, पहला TLM यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, TLM प्रोसेस हो गई। और उसके बाद में दूसरा एक सवाल NCF में से आएगा, एक सवाल RT में से आएगा, एक सवाल CCE मापन मूल्यांकन इसमें से आ जाएगा, ठीक है। एक आ जाएगा उपलब्धि परीक्षण में से, और एक मैं मान लेता हूं कि शिक्षण व्यूह रचनाओं से। देखो साथियों, सिलेबस अगर आपको नहीं भी पता है, नहीं पढ़ा है, या किताबों वगैरह सब में सिलेबस टू द पॉइंट ऐसे कैसे छाप दिया जाता है गाइड में कि आपका सिलेबस, बहुत अच्छी बात है, छापा अच्छा किया। लेकिन मैं जो यहाँ सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ वो इस संदर्भ में कर रहा हूँ कि हमारे सवालों को और हमारे सिलेबस के बिंदुओं को किस प्रकार से बांटा जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये 30 बिंदु आपको समझ में आए होंगे कि सिलेबस को बांटना कैसे है, और बांट करके इन 30 पॉइंट के आधार पर आप तैयारी कीजिए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक तो मैंने बांटना सिखाया है, उम्मीद करता हूँ कि आगे के वीडियो में और आगे की कक्षाओं में हर एक बिंदु के अर्थ को भी समझाने की कोशिश करूँगा। निश्चित रूप से मनोविज्ञान इतना सरल विषय है, आपको लगेगा कि जीवंत विषय कितना सरल है, बस आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हारिए मत। मनोविज्ञान सरल भी है, बस उसे अप्लाइड करना सीखिए। जिस दिन आप अप्लाइड करना सीखेंगे उस दिन आपको लगेगा कि यह विषय वास्तव में किसी भी कोटि से जो है वो अन्य विषयों से भेद रखने वाला नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।